आज की कहानी शुरू होती है 5 जून की एक दर्दनाक घटना से। मणिपुर में इंडियन आर्मी की बस पर अलगाववादी हमला कर देते हैं और इस मामले में इंडियन आर्मी के 18 जवान शहीद हो जाते हैं, जिसका बदला लेने के लिए 5 जून 2015 की शाम जनरल दलबीर सिंह दिल्ली से इम्फाल के लिए निकल जाते हैं, जहां 3 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत उन्हें पूरी सिचुएशन के ऊपर ब्रीफ करते हैं। ये एक कंट्रा हाई लेवल की ब्रीफिंग थी जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा उनके सीओ के अलावा बस कुछ चुनिंदा ऑफिसर को शामिल किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रावत आर्मी चीफ को बताते हैं कि मणिपुर के हमलेवार बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और इस समय विदेशी धरती पर छुपे हुए हैं, लेकिन उनके भारतीय कमांडोज की पहुंच से दूर नहीं है। ये कहते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रावत बोर्ड पर लगे मैप पर घुसपैठियों के कैंप की लोकेशन को मार्क कर देते हैं। मैप मणिपुर, नागालैंड और म्यांमार के इलाके दर्शा रहा था। कोर कमांडर रावत से शुरुआती प्लान सुनने के बाद आर्मी चीफ दिलबीर सिंह यहां मौजूद ऑफिसर से कहते हैं, जेंटलमैन, हमारे इस ऑपरेशन को खुद पीएम ने अप्रूव किया है और रक्षा मंत्री से व्यक्तिगत रूप से सुपरवाइजर करेंगे। इस बार हमारे पास सरकार की फुल सपोर्ट और फुल बैकिंग है। ये सुनते ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है और ये टॉप सीक्रेट मीटिंग खत्म होते होते साफ हो जाता है कि अगले 72 घंटों के भीतर उनके अंदर रही प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो जाएगी। पैरा एसएफ की बॉर्डर क्रॉस कर म्यांमार के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने की अनुमति दे दी गई थी। स्ट्राइक जिसे दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार समय आने पर पूरी दुनिया के सामने स्वीकार भी करने वाली थी। यहां मौजूद ऑफिसर्स को सुसमाचार देते हुए आर्मी चीफ दिलबीर सिंह आगे कहते हैं, जेंटलमैन, सर्जिकल स्ट्राइक को 7 जून की सुबह एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड दिस मिशन विल बी कॉल्ड ऑपरेशन सनराइज। इस ऑपरेशन के तहत पैरा कमांडो म्यांमार के अंदर 2 मुखी धावा बोलने वाले थे। नागालैंड और मणिपुर से पैरा एसएफ की 2 टीम म्यांमार के जंगलों में घुस वहां मौजूद अलगाववादियों और उनके कैंप का संपूर्ण विनाश करना था। मैक्सिमम डैमेज के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के स्क्वाड को हिट करना था, जहां अलगाववादी सबसे ज्यादा संख्या में छिपे हुए थे। ब्रीफिंग के तुरंत बाद ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ऐसे कैंप को सिलेक्ट करने में लग जाते हैं जहां उनके अनुसार इस समय अलगाववादी खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे और सैकड़ों सैटेलाइट इमेजेस और कम्युनिकेशन को खंगालने के बाद ऑस्कर डेल्टा म्यांमार के जंगल में स्थित 3 कैंप को सिलेक्ट कर लेते हैं। अलगाववादियों के भरे इन कैंप के ऊपर डेल्टा के स्क्वाड को मणिपुर से अटैक लॉन्च करना था और ठीक इसी समय नागालैंड में पोस्टेड एक पैरा स्क्वाड को भी बॉर्डर पार जहां पहले से सिलेक्ट किए गए कैंप पर धावा बोलना था। नागालैंड वाले स्क्वाड के लिए अपने टारगेट तक पहुंचना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन मणिपुर में बैठे लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के सामने समस्या बड़ी प्रॉब्लम आ खड़ी हुई थी। समस्या जिसका नाम था दूरी। म्यांमार में स्थित ये कैंप जंगल के बहुत ज्यादा अंदर थे और इनके ऊपर केवल 2 दिनों में मणिपुर से स्ट्राइक करना बहुत ज्यादा कठिन साबित हो सकता था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा जानते थे कि ऑपरेशन की सफलता को सुनिश्चित करने का उनके सामने केवल एक ही मार्ग है। डी डे की उनके आकलन के अनुसार कैंप की दूरी को ध्यान रखते हुए उन्हें और ज्यादा समय की आवश्यकता थी। इसके अलावा वो एक और प्रॉब्लम से भी जूझ रहे थे। 5 जून के दिन मणिपुर में पैर हैप्स के मात्र 40 कमांडो ही मौजूद थे। यही कारण था कि यूएन पीस कीपिंग पर जाने के लिए पालम एयरबेस पर खड़े उन 100 कमांडो को कांगो की जगह मणिपुर आने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन ये कमांडो 6 जून की सुबह होने से पहले यहां नहीं पहुंच सकते थे। इस मिशन को स्मूथली मैनेज करने के लिए कोर कमांडर बिपिन रावत अपने हेडक्वार्टर को नागालैंड के दीमापुर से इम्फाल शिफ्ट करवा लेते हैं। इस समय तक लेफ्टिनेंट जनरल रावत इंडियन आर्मी में लेजेंड का दर्जा प्राप्त कर चुके थे और एक लेजेंड को अपने बीच देखकर कमांडोज का मनोबल काफी ऊपर चला गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा द्वारा सिलेक्ट किए गए तीनों के एक दूसरे के साथ बने हुए थे, पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 100 अलगाववादी मौजूद थे, जिसका मतलब ये था कि केवल 40 कमांडोज के साथ इस मिशन को अंजाम देना संभव तो था, लेकिन साथ ही थोड़ा सा खतरनाक भी। इसलिए 5 जून को आधी रात के बाद लॉन्च की तारीख को 2 दिन और आगे बढ़ा दिया जाता है। ऑपरेशन सनराइज को अब 7 की जगह 9 जून के दिन लॉन्च किया जाना था। 2 दिन और मिलने का मतलब था कि अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए भारतीय कमांडो के पास पर्याप्त समय था।
इसलिए चैन की सांस लेने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा अपने कमांडो को कुछ घंटे सोने का आदेश देते हुए कहते हैं, कमांडोज पता नहीं फिर कब ठीक से सोने को मिलेगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए सो जाओ और कोई गपशप नहीं और ना ही मोबाइल पर कोई चैटिंग। अगले दिन सूर्योदय से पहले कुछ शॉर्ट ब्रीफिंग के बाद पैरा एसएफ के कमांडो अपने मिशन पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मिशन के बारे में कुछ मुट्ठी भर ऑफिसर के अलावा और कोई कुछ नहीं जानता था। स्ट्राइक कब होनी है, कहाँ होनी है, मणिपुर नागालैंड की टीम सीमा तक कैसे पहुंचेगी, इस प्रकार की डिटेल्स ऑपरेशन की प्लानिंग में शामिल कमांड एनएसए अजीत डोवाल और रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर के अलावा किसी के पास नहीं थी। सर से पैर तक पूरी तरह हथियारों से लदे पैरा एसएफ के ये 64 कमांडो को लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने खुद अपने हाथों से चुना था। ऑपरेशन सनराइज के लिए कमांडोज अपने साथ कार्ल गुस्ताव 84 mm रॉकेट लॉन्चर, क्लिनिक मशीन स्टार 21 असॉल्ट राइफल्स, कॉल्ट M4 कार्बाइन, AK-47 7.62 mm की स्नाइपर राइफल्स और अंडर बैरल ग्रेनेड कैरी कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा हर बार की तरह इस मिशन के लिए भी अपनी फेवरेट गन को ही चुना। प्लान के अनुसार पैरा एसएफ के कमांडोज को बॉर्डर पर मौजूद पहले से निर्धारित एक लोकेशन पर पहुंचने के बाद वहां से म्यांमार के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना था। कमांडो के मूवमेंट को जितना हो सके उतना गुप्त रखा जाना था, क्योंकि इस मिशन की सफलता पूरी तरह एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पर निर्भर करती थी। इस ऑपरेशन में अलगाववादियों को खतरे की जरा सी भी भनक लगने का केवल एक ही मतलब था, मिशन फेल्ड। इसलिए निर्णय लिया जाता है कि कमांडो को आर्मी ट्रक में बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा, जिससे एक रूटीन सा इन्फेंट्री मूवमेंट लगे। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का मतलब था बहुत ज्यादा शोर, और इसलिए एयर ड्रॉपिंग, एयर लिफ्टिंग के आइडिया को पूरी तरह रूल आउट कर दिया जाता है। 7 जून के दिन निकलने से पहले लैपटॉप कर्नल ऑस्कर डेल्टा अपनी राइफल साथ खड़े कमांडो को थमा देते हैं। कमांडो तुरंत समझ जाते हैं कि उसका मिशन लीडर अब क्या करने जा रहा है, एक ऐसा काम जो हर मिशन से पहले जरूर करता है। ऑस्कर डेल्टा पहले तो घुटनों के बल नीचे बैठते हैं, अपने हथेलियां जमीन पर टिकवाते हैं और फिर अपने होठों से मिट्टी को चूम शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा करते देख यहां मौजूद हर एक कमांडो भी नीचे झुकने लगता है, पहले धरती को चूमता है और फिर अपने देश की मिट्टी से अपने माथे के ऊपर तिलक धारण कर लेता है। इसके ठीक अगले सेकंड आकाश इन शेरों की दहाड़ से कहां कांप उठता है। बलिदान परमो धर्मा। 7 जून को सुबह 5 बजे इन पैरा एसएफ कमांडो को म्यांमार बॉर्डर पर ड्रॉप किया जाता है, लेकिन इनके टारगेट बॉर्डर के उस पार अभी भी बहुत दूर थे। अटैक लॉन्च करने से पहले कैंप को स्कैन करने के लिए पैरा स्क्वाड को पहले से चुने गए पहाड़ की चोटी पर पहुंचाना था, जिसका मतलब ये था कि जून के इस गर्म महीने में हर भारतीय कमांडो को लगभग 35 किलोग्राम वजन के साथ बिना रुके बिना थके अपने पैरों पर पूरे 40 किलोमीटर का सफर तय करना था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा एक सिपाही के रूप में तो अपना लोहा मनवा चुके थे, लेकिन ये अगले 48 घंटे कमांडर के रूप में उनके नेतृत्व का अत्यंत कठिन परीक्षा लेने वाले थे। आज उनके कंधों पर इस मिशन का भाग्य और 64 कमांडोज का जीवन तो निर्भर कर ही रहा था, लेकिन इन सब के अलावा एक और चीज ऐसी होती है जिससे बढ़कर एक पैरा कमांडो के लिए दुनिया में कुछ नहीं होता, उसके राष्ट्र की प्रतिष्ठा। तो कैसे भारतीय सेना अलगाववादियों से 5 जून का बदला लेती है, ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, जिसका नाम है बॉलीग्राज स्टूडियोज।